Hello and welcome to Krishna Coaching. Me, Sachin Goyal, I welcome you in this power-packed program on Indian Constitution and Polity. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का टॉपिक। समझिए, there are three organs of government: legislature, executive और judiciary. फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू कहता है कि ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग काम करें। समझ में आया? और एक देश में प्रजातंत्र तभी सही तरह से काम करेगा जब वहां की न्यायपालिका, जब वहां की जुडिशरी पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, जब वो किसी कंट्रोल से बाहर होगी और खास करके जब वो इंडिपेंडेंट होगी। तो वो 10 बातें क्या हैं जो भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करती है। What makes judiciary in India independent? बेसिक मेन पॉइंट्स क्या है? पहला, जजेस की अपॉइंटमेंट। अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो किसको बनाना है? सुप्रीम कोर्ट का जज। किसको बनाना है? हाई कोर्ट का जज। इसमें फैसला, बुक्स में लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट दैट पर्सन एज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, हु इज सो डिजायर्ड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिसको हम कॉलेजियम ऑफ जजेस कहते हैं, वो जिस नाम को भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास कि आप इसको बना दो, ठीक है, उसको बनाया जाएगा हाई कोर्ट जज, उसको बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट जज। और ना सिर्फ इतना, उनकी ट्रांसफर्स को लेकर भी, ठीक है, फैसला कौन लेगा? खुद जुडिशरी। ठीक है, इवन की अगर किसी जज को रिमूव भी करना है, नो डाउट पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, मगर उसमें भी ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, प्रूव कहां होगा? कोर्ट में होगा, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स ही देखेंगे। यानी पूरी तरह से जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक ऐसा पॉइंट है विच इज द वेरी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का ये बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? एक बात उठी, क्या भारत का संविधान जो है, क्या उसमें संशोधन हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, हो सकती है। किस हद तक हो सकती है? क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? गोलकनाथ केस में कहा फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। क्लियर? लेकिन इसको ओवररूल किया केशवानंदा भारती केस में और कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपनी कई जजमेंट से द्वारा बताया, उसमें कहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। समझ में आया? अब हुआ क्या? रिसेंटली ये न्यूज में रहा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, वो चाहते थे नेपोटिज्म इन जुडिशरी को रोके। नेपोटिज्म क्या है? कोई बताएगा मुझे? आप बताएंगे मुझे क्या है नेपोटिज्म? लवलीन। यस सर। भाई भतीजावाद को कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, कि जजेस अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के बच्चों को ही आगे जज बनने का नाम आगे उनका भेज देते थे। ठीक है, ये भाई भतीजावाद। इसको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक बिल पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और कह दिया एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनेगा, जिसमें पॉलिटिशियंस भी बैठेंगे और वो बताएंगे किसको बनाना है जज। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी, कमीशन बन गया, पर उसकी पहली मीटिंग से पहले ही स्टे लगा दी और फिर डिक्लेयर कर दिया एनजैक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक, is part of basic structure of constitution, is a feature of the basic structure of the constitution. मेरा पॉइंट समझ में आया? तो हम जुडिशरी को निर्भीक रखना चाहते हैं, जुडिशरी को हम निष्पक्ष रखना चाहते हैं, जुडिशरी को हम स्वतंत्र रखना चाहते हैं। तो अगर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, उनकी ट्रांसफर होनी है, उनका रिमूवल होना है, ये सब किसके हाथों में है? जुडिशरी के।
दूसरी बात, उनकी सैलरी, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। एंड द लीगल वर्ड्स, द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वी कैन यूज इज द salary and conditions of service of a Supreme Court or a High Court judge cannot be varied to their disadvantage except in one situation, जो हमें अजीब बताएगी। केवल एक परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की सैलरी कम हो सकती है। विच इमरजेंसी? आप बताएं हिमांशु, कब सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी कम की जा सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? 360। कितनी तरह की इमरजेंसी होती है? 3 तरह की, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। 352, 356, 360, 4 का फर्क है। क्लियर? अब तक 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 100 से ज्यादा बार। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? आज तक 1 बार भी नहीं लगी, 0। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। क्लियर? और आगे चलते हैं। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं? The 10 golden rules, the 10 golden provisions in the Constitution of India which make judiciary independent. तो पहला तो हो गया अपॉइंटमेंट। All appointments in judiciary are controlled by judiciary, not by politicians, not by legislative executive. ठीक है, लिखा हुआ है appointment of Supreme Court and High Court judges shall be by the President of India, लेकिन controlled by judiciary itself. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट जजेस केस था उसमें सारे प्रिंसिपल्स लेट डाउन है, कॉलेजियम ऑफ जजेस डिसाइड करेगा। क्लियर? अब हम डिटेल में इसके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या जरूरत है उसकी, और वो कौन से 10 गोल्डन प्रोविजंस हैं जो भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं। करें स्टार्ट? ये देखिए जी, आपके सामने आने जा रहे हैं ये प्रोविजंस। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है, वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम। ये फेडरल कोर्ट है, यानी कि सेंटर की स्टेट से लड़ाई, स्टेट की सेंटर से लड़ाई, 2 स्टेट्स के बीच की लड़ाई, फैसला कौन देगा? यानी सेंटर की स्टेट से लड़ाई, या एक स्टेट की दूसरी स्टेट से लड़ाई, या एक स्टेट्स की सेंटर से लड़ाई, कोई भी ऐसी लड़ाई है तो फैसला कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ये फेडरल कोर्ट है। समझ में आया? फिर ना सिर्फ ये फेडरल कोर्ट है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। देखिए, सबसे नीचे जो होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और क्रिमिनल साइड पे ये क्या बन जाते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इनके ऊपर होता है सीजीएम। क्लियर? इन सब की कोर्ट्स के फैसले की अपील जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन की कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट की अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आया? सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो देश की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है? चले आगे। और दूसरा, गारंटर ऑफ फंडामेंटल, ये बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये है। और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? ये है सुप्रीम कोर्ट। ये गारंटी करते हैं। कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है, वो कौन सा ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 32, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, आप डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हो। और रिट जो फाइल करे कौन सी कोर्ट में करोगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32। और अगर हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हो अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट में रिट 32, हाई कोर्ट में रिट 2। कितनी तरह की रिट्स होती है? 5 प्रकार के रिट्स है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन। क्लियर? चले आगे। रिट्स का आइडिया कौन से देश से आया? इंग्लैंड। सुप्रीम कोर्ट का आइडिया, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएसए से आया, पर रिट्स का आइडिया यूके से आया। वहां पर इसे कहते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, और आगे चलते हैं। देयर राइट्स ऑफ द गार्डियन, ये गार्डियन ऑफ द संविधान की रक्षा करना। अगर कोई लॉ बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन करेगा? जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? अभी जैसे कि 3 फार्म बिल्स पर बात हुई, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती थी, वॉइस वोट से जो उन्होंने पास किया, और सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के आइटम पर लॉ बना रहा है, पर फिर भी उन्होंने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, स्टे लगा के सरकार होता तुम फैसला लो, तुम्हारा काम। पॉइंट समझ में आया? और आगे चलते हैं। Therefore, its independence becomes very essential for the effective discharge of the duties assigned to it. इसलिए जजेस का इंडिपेंडेंटली काम करना जरूरी है। ओके, और आगे चलते हैं। किसी एंक्रोचमेंट, किसी प्रेशर, किसी इंटरफेरेंस से बचाना है हमने सुप्रीम कोर्ट को, उसके जजेस को, कि मिनिस्टर अपना रौब दिखा के अपने काम ना करें। क्लियर? और आगे चलते हैं। It should be allowed to do justice without fear or favor, यानी फेवर और फियर, यानी निष्पक्ष और निर्भय दोनों होना जरूरी है। Then has made the following provision, वो 10 प्रोविजंस की बात कर रहे हैं जो उसको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाता है। पहला, मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट बता चुका हूं आपको, ठीक है, कि जजेस खुद डिसाइड करेंगे किसको सुप्रीम कोर्ट जज, किसको हाई कोर्ट जज बनाना है। और कैसे होता है ये? Although these Supreme Court judges are appointed by the president, ठीक है, ओके, अब यहां पे प्रेसिडेंट का मतलब है बाय कैबिनेट, लेकिन इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी इटसेल्फ, एंड द एडवाइस ऑफ जुडिशरी इज बाइंडिंग। The provision curtails the absolute discretion of executive, as well as ensures judicial appointments are not based on any political or practical considerations. राजनीतिकरण नहीं होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, राजनीति से प्रेरित नहीं होगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। इसको इंश्योर किया गया है कि जजेस खुद बनाएंगे अगला जज कौन होगा। समझ में आया? एन जैक वाली पूरी कहानी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की कहानी मैं अभी अभी आपको सुनाकर हटा हूं। देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। जैसे कि अब बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सरकार का, सेंटर में सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी वकील, ठीक है। स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है। अब ये तब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसे कौन सी डॉक्ट्रिन कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं इसको, कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस टिल ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। Advocate General enjoys his office, he is in office only till he enjoys the pleasure of the governor of the state. Clear? लेकिन जजेस में ऐसा नहीं है, जजेस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं अप्लाई होती उनको, बल्कि हम क्या देते हैं? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगर उनको हटाना है तो कैसे हटेगा? प्रेसिडेंट उनको हटा जरूर सकता है, लेकिन तब जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, और उससे पहले भी क्या होगा? जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जिसमें दो बातें में से एक प्रूव करनी पड़ेगी। क्या? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दो ग्राउंड है, ये देख लो, ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से दो ग्राउंड्स है? दो ग्राउंड्स है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। दे डू नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर, ओके। और नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड और इम्पीच्ड सो फार। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पूरी तरह से कंप्लीट इंपीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके हटाया नहीं गया। स्टार्ट हुए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। क्या नाम है? जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स, हालांकि इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, रिमूवल वर्ड यूज करना चाहिए। इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होता है? प्रेसिडेंट के लिए, अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट जरूर हुई पर खत्म नहीं हुई, ठीक है। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। नई लोकसभा बनी, पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द पीएम, पर उन्होंने काम आगे नहीं चलाया। क्लियर? इतने उनकी एज हो गई और वो पूरी इज्जत के साथ रिटायर हो गए जस्टिस वी रामास्वामी। 65 इयर्स की एज पर रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनको मिलता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ओके। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड और इम्पीच्ड सो फार। हाई कोर्ट जजेस में भी 2-3 के खिलाफ ही कोशिश हुई है, पी दिनाकरण थे, फिर और भी 2 थे, लेकिन कभी किसी को सक्सेसफुली इम्पीच नहीं किया जा सकता। देन फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, अभी बता के हटाऊं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में कर सकते हैं कम, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब ये कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है? सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन,
कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के, पहला क्वेश्चन डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, वो लोग कहते हैं डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन आंसर क्या है, दीज थिंग्स आर डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और चेंज कर सकते हैं पर ऊपर की तरफ, बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते। सिर्फ एक कंडीशन कम कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है, कि शुड डिसएडवांटेज यानी कम नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट, और यानी कि हमेशा सेम रिमेन सेम, सारी कंडीशन ऑफ सर्विस सुप्रीम कोर्ट जजेस की सेम रहती है। और आगे चलते हैं, उनकी जो सैलरी है उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में, जो पैसे देने बनते हैं वो दिए जाएंगे। क्यों? दे आर चार्ज अपॉन, दे आर चार्ज अपॉन, देखो चार्ज ऑन या अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरह के खर्चे होते हैं बजट में, ठीक है, एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो चार्ज अपॉन होते हैं उसे हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर। और चार्ज एक्सपेंडिचर हमेशा ही क्या होता है? नॉन वोटेबल, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, जो देने बनते हैं वो देने ही पड़ेंगे। समझ में आया? जितने भी हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कैग, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स, सबकी सैलरी डायरेक्टली चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉन वोटेबल, बजट में वोटिंग नहीं होती है इस पर, ठीक है जी, जो देने हैं वो देने हैं। और आगे चलते, ये लिखा हुआ है यहाँ नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, क्लियर। और इवन की उनके स्टाफ, ठीक है, एज वेल एज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सारे नॉन वोटेबल हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, कभी किसी जज के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता, केवल एक परिस्थिति में डिस्कस किया जा सकता है, जब उसी जज को हटाने की बात, यानी उसी जज को इम्पीच करने की बात चल रही है। और जनरल रूल ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को कि डोंट डिस्कस, ठीक है, और इवन की स्टेट लेजिस्लेचर में भी डिस्कस नहीं कर सकते कंडक्ट ऑफ अ जज, ठीक है। कभी भी एक जज ने पैसे खाए हैं ऐसी बात आप बोल भी नहीं सकते, क्लियर। देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ध्यान रहे, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, वो रिटायर हो जाता है, वो किसी भी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सकता है, पर उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकता जहां पर वो जज रहा हो, क्लियर। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट उस पूरी स्टेट को कवर करती है, इसलिए। तो ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका, चाहे एक दिन के लिए रहा है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता ऑल ओवर इंडिया। जजेस, रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए, retired judges of Supreme Court are prohibited from pleading or acting in any court before an authority with the territory of India, ठीक है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें फायदा मिल जाए ये सोच के, जब वो जज का काम कर रहे हैं कहीं फेवर ना करना शुरू कर दे किसी को, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट डू नॉट फेवर एनीवन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर, ठीक है। फिर मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। लाइन ये है, वर्ड यूज कर रहा हूं कि, ये देखिए यहां से ले रहा हूं मैं इसको, कि क्या वर्ड्स है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वर्ड क्या यूज किया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बट लोअर कोर्ट्स आर नॉट। कोई बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है? एनीबॉडी? हाँ जी, All proceedings and judgments are recorded. वो तो लोअर कोर्ट्स की भी सारी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बट लोअर कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती। इसका क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ
सबके संभाल के जाते हैं जी। छोटी कोर्ट के ये फैसला आया फाइल उड़ा दो, ऐसा नहीं। बताए, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी आप। Excuse me, sir. बोलो, आप जवाब दो। Sir, because Supreme Court or High Court can remove any bill or pass any bill, they have authority, but the lower courts don't have authority. नो नो नो, चलो आपके काम को आसान करते हैं, करें आपके काम को आसान। ये देखो समझो, दो बातें, अगर एक कोर्ट में ये दो फीचर्स हैं तो हम ये मानते हैं कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। वो दो बातें कौन सी हैं? पहला, पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन, power to punish for its own contempt. Second, records of it are, लिखते हैं ना, are of evidentiary value. ये है पहला पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा है 2 नंबर पॉइंट। फिर से बोल रहा हूं, पहला पॉइंट क्या है? पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट, अपने ही कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर होना। दूसरा, रिकॉर्ड्स ऑफ इट आर ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, उसके रिकॉर्ड्स की एविडेंशियरी वैल्यू होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहले मैं बता रहा हूं, ये दोनों बातें, इफ दीज टू फीचर्स आर फुलफिल्ड, ये दोनों फीचर्स अगर किसी एक कोर्ट के हैं तो इसका मतलब वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बट लोअर कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 1 नंबर और 2 नंबर में से कौन सा फीचर ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो लाइक करता है, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो वाला फीचर नहीं है? The first one, sir. क्या लोअर कोर्ट्स अपने ही कंटेम्प्ट ये पनिश नहीं कर सकते? I think the case goes to the High Court. According to me, I think they can. I'm not sure. आपने मेरे लेक्चर में ध्यान से सुना नहीं, याद करो, मैंने जॉली LLB 2 की कहानी सुनाई थी। अक्षय कुमार जज के पास जाता है और कहता है मैं इसे फीस ले चुका हूं, प्लीज इसके फेवर में फैसला सुना दो, नहीं तो मेरे से पैसे वापस मांग लेगा। वो कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उसने इशारा किया अपने गरीब क्लाइंट को, अक्षय कुमार ने, ठीक है, जिसके उसके क्लाइंट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि उसका नाम राम प्रसाद है, समझ में आया? और उसे जूता उठा के जज की तरफ फेंका। जज को गुस्सा आया और जज, दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको अरेस्ट करो और भेजो इसको हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ही फैसला देगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंटेम्प्ट होने पर सजा कौन देगा? हाई कोर्ट। High Court and Supreme Court can punish for its own contempt also, and also for the contempt of the district court. नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? तो रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके दे आर ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, बट power to punish for its own contempt lies only with Supreme Court and High Court. There is no such power with District Court. Clear? चले आगे। तो हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। Evidence, the records of it can be used as an evidence in any court. The records of any court can be used as an evidence in any court. Like the records of the case, the proceedings. कि जो आपने कह दिया वो सबूत बन गया, जो कोर्ट में आपने कह दिया, इट बिकम्स एन एविडेंस। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पर, पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ओके, ये बाद में भी आराम से डिटेल में कराऊंगा क्या चीज है ये। ओके, अब द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। इट्स एक्शंस and decisions cannot be criticized and opposed by anybody. This power is vested in the Supreme Court to maintain its authority, dignity and honor. तभी कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन हो पाती है। फिर freedom to appoint its staff, जितना भी स्टाफ होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो खुद उसका पेपर कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ओके। अब
Chief Justice of India can appoint officers and servants of Supreme Court without any interference from the executive. He can also prescribe the condition of service. जैसे हाई कोर्ट का क्लैरिकल का एग्जाम निकलता है, क्लर्क भर्ती करते हैं, ठीक है। अब क्लर्क्स जो हैं वो चाहे तो गवर्नमेंट से भर्ती करवाए पर खुद करते हैं, समझ में आया? तो अपने उनको फ्रीडम है अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करने का। देन और दूसरा इवन की जुडिशियल एग्जाम्स, हालांकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है, पर इवन की हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी जजों की भर्ती करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट, बिकॉज ऑफ 8th पॉइंट। 9th पॉइंट, इट्स जुरिडिक्शन कैन बी कर्टेल्ड। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल किया जा सकता है। पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू कर्टेल, बढ़ा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स, कई प्रकार के जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि एपलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है जी, ओरिजिनल जिसके लिए बनी है सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट से लड़ाई, स्टेट की सेंटर से लड़ाई, या फिर दो स्टेट्स की आपस में लड़ाई। एपलेट यानी अपील, ठीक है। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन, फिर रिवाइजरी जुरिडिक्शन, रिव्यू जुरिडिक्शन, ठीक है जी, ऐसी कई जुरिडिक्शन है। एडवाइजरी जो है वो आर्टिकल 143 में दी हुई है। क्लियर? पहले मैंने एक लेक्चर में करवाया था, एक बार फिर से एक स्पेशल लेक्चर लूंगा सिर्फ इसी के ऊपर। ओके, आगे चलते हैं। पार्लियामेंट जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, पर कम नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है जुडिशरी के ऊपर। हाँ, मोर पावर दे सकता है जुडिशरी को, पर जुडिशरी पावर्स को कम नहीं कर सकता। कौन नहीं कम कर सकता? पार्लियामेंट। तो ये नहीं बोल सकते पार्लियामेंट इज अबव जुडिशरी। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। The Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from executive. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसके बारे में बात करते हैं, जो फ्रेंच फिलोसोफर है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, वो भी इसी की बात करता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या? सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसकी डॉक्ट्रिन को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्यों सेपरेशन ऑफ पावर्स होना जरूरी है? टू गेट चेक एंड बैलेंस, टू क्या वर्ड बोलेंगे? टू मेंटेन चेक एंड बैलेंस, या टू अचीव चेक एंड बैलेंस। समझो चेक एंड बैलेंस क्या है। चेक एंड बैलेंस होता क्या है, अब मैं वो समझाने जा रहा हूं। समझो कि हमारी जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। सरकार 3 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन से 3? सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरा कौन? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या? जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करेगा? टू ले डाउन द लॉ, टू ले डाउन द लॉज, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू एग्जीक्यूट द लॉज, यानी टू इंप्लीमेंट द लॉज। जुडिशियल काम क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉज। जो मॉन्टेस्क्यू है वो क्या कहता है? कहता है ये 3 ऑर्गन्स हैं, इनके काम डिफरेंट होने चाहिए, देयर शुड बी लाइन इनके बीच में। लेजिस्लेचर का काम टोटली डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव का डिफरेंट, जुडिशियल डिफरेंट। ये लोग कोई और, ये लोग कोई और, ये लोग कोई और। लेजिस्लेचर नजर रखेगा एग्जीक्यूटिव पर और जुडिशरी पर, और एग्जीक्यूटिव नजर रखेगा जुडिशरी पर और लेजिस्लेचर पर, और जुडिशरी नजर रखेगा एग्जीक्यूटिव पर और लेजिस्लेचर पर। तो सबके ऊपर 2 आई रख रहे हैं, 2 आईज, एक आंख उसकी एक उसकी। समझ में आया? 2 बंदे ऐसे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो इससे कोई भी अपना मिसयूज ऑफ पावर नहीं करेगा, ठीक है जी। और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो और जुडिशरी का भी, या फिर कोई भी ऐसा जो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हो, जुडिशरी का भी। हमारे यहाँ
ये जुडिशरी वर्सेस अदर्स है। हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि यूएसए में है, जैसे कि सेकंड कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। वहां पर ये वाला फॉर्मूला सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कौन सा चुना हुआ है, यूके से आइडिया लेके हमने बनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें होता क्या है कि ये वाली दीवार तो बिल्कुल इंटैक्ट है, जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, लेकिन जो ये वाली वॉल है, ये वाली, ये प्रॉपर नहीं है। इस वॉल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेजिस्लेचर के मेंबर ही एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हैं। यानी किसी को नेता बनना है तो या तो लोकसभा मेंबर होगा राज्यसभा का, और नहीं है तो 6 महीने के अंदर मेंबर बनो लोकसभा का या राज्यसभा का। अगर मंत्री बनना है, मंत्री जिसको बना दिया गया, अगर मंत्री बनना है तो लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी होता है, या लोकसभा या राज्यसभा। पर अगर किसी मेंबर आउटसाइड लेजिस्लेचर को मंत्री बना दिया गया तो उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके क्या बनना पड़ता है, या लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर। क्लियर? ओके। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मूव हैंड इन हैंड। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, समझो, जो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव साथ साथ चलते हैं, इनसे अलग चलता है जुडिशरी। इंडिया में ये चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के मेंबर भी हैं। राजनाथ सिंह, ठीक है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, वो लोकसभा के मेंबर भी हैं। वो मिनिस्टर है इसलिए एग्जीक्यूटिव है, और वो लोकसभा मेंबर है इसलिए वो लेजिस्लेचर भी है। समझ में आया? तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मूव हैंड इन हैंड, साथ में मिलकर चलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। क्लियर? कोई कुछ और सवाल पूछना चाहेगा? The Constitution directs the state to take steps to separate judiciary from executive in public services. Executive authorities should not possess the judicial powers. Consequently, upon its implementation, the role of executive authorities in judicial administration came to an end. समझिए ध्यान से, upon its implementation, the role of executive authorities in judicial administration came to an end. ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी का काम नहीं, जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम नहीं। क्लियर? यहाँ पर ये वाला सेशन खत्म होता है, और अब हम अगला सेशन जो रखेंगे वो रखेंगे जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? मैं इसके साथ ही अपना ये वाला सेशन यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। आज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल टॉपिक खत्म होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम।